हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने विभाज्यता का नियम पूरा कंप्लीट कर लिया था और विभाज्यता के नियम कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गुणनखंड। तो आज हम गुणनखंड सीखेंगे, लेकिन गुणनखंड सीखने से पहले उसके थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो टॉपिक हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वैसे मैं आपको पूरा अभाज्य, भाज्य, सम, विषम ये सभी पूरा बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसे इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका काम गुणनखंड में लगेगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हों, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जो खुद से कटे और एक से कटे वह अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परिभाषा पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों। अभी मैं इसको प्रूव करूँगा कैसे वो वाली परिभाषा गलत है। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लोग बताते हैं कि जो एक से कटे और खुद से कटे, लेकिन हमारी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। यहाँ दो लिखना मैं भूल गया। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों। कैसे? जैसे मान लीजिए दो अभाज्य संख्या है। दो किससे कटेगा? एक से कटेगा और दो से। इसका गुणनखंड हो गया एक और दो। अगर मैं तीन की बात करूं तो एक से कटेगा तीन से, इसके भी दो गुणनखंड हो गए, एक एक और एक तीन। लोग जो बताते हैं कि जो एक से भी कटे और खुद से कटे, तो एक क्या है? एक संख्या एक से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है, तो क्या इसके दो गुणनखंड हुए? नहीं, इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए जो परिभाषाएं अभी तक हमने पढ़ा है वो परिभाषा गलत है। तो हमारी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों उस अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं हम बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। इसका हमारे पास एक फार्मूला है, 44, 22, 32, 23, 32, 32 के बाद 23 और 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 44 मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक कितनी संख्याएं? फिर यहाँ 11 से 20 तक, फिर इसके बाद यहाँ 21 से 30 तक, फिर 31 से लेकर के 40 तक, फिर 41 से 50 तक, फिर 51 से लेकर के 60 तक, 61 से 70 तक और 71 से 80 तक, 81 से 90 और यहाँ 91 से 100। इसको हम इसके क्रम से लिख देते हैं। यहाँ चार संख्याएं 1 से लेकर 10 तक चार अभाज्य संख्या होंगी। 11 से 20 तक 4, फिर उसके बाद 2, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ 2 और यहाँ 1। तो कौन कौन सी चार संख्याएं होंगी? तो हम इसको देख लेते हैं। 1 से 10 तक 2, 3, 5 और 7। 11 से 20 तक 11, 13, 17 और 19। इसके बाद यहाँ 21 से लेकर के 30 तक यहाँ पर 23 और 29। इसके बाद यहाँ 31 और 37। इसके बाद यहाँ 41 से 50 तक 41, 43 और 47। इसके बाद यहाँ 51 से 60 तक 53 और 59। इसके बाद यहाँ 61 और 67। 71 से 80 तक 73 और 71 भी होगा, 71, 73 और 79। 71, 73 और 79। इसके बाद यहाँ 83 और 89।
यहाँ पर एकमात्र संख्या 97। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 4। वो कौन कौन सी? 2, 3, 5 और 7। 11 से 20 तक 4, 11, 13, 17 और 19। 21 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। कौन कौन सी? 23 और 29। 31 से 40 तक 2 संख्याएं, 31 और 37। 41 से 50 तक 3 संख्याएं, 41, 43, 47। 51 से 60 तक 2 संख्याएं, 53 और 59। 61 से लेकर के 70 तक 2 संख्याएं, 61 और 67। 71 से लेकर 80 तक 3 संख्याएं, 71, 73, 79। 81 से 90 तक 2 संख्याएं, 83 और 89। 91 से 100 तक एक संख्या, 97। तो ये हमारी कुल मिलाकर के 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक बार गिन लेते हैं। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 2, 17, 19, 3, 22, 2, 25, 24, 1, 25। तो यहाँ कुल मिलाकर के 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन्हीं 25 अभाज्य संख्याओं की सहायता से हम गुणनखंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इसको याद करने का फार्मूला कौन सा है? 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। तो यहाँ तक आप इसे पूरा नोट डाउन कर लें। उसके बाद फिर हम अब गुणनखंड पर आते हैं। अभी हमने अभाज्य संख्या क्यों पढ़ा, अब उसका काम यहाँ लगेगा। तो गुणनखंड होता क्या है? किसी भी संख्या को खंड खंड कर देना ही गुणनखंड कहलाता है, यानी उसे तोड़ देना। जैसे हमारे पास कुछ भी एक लकड़ी है, उसको हम 3-4 बार तोड़ दें तो क्या हो जाता है? खंड खंड हो जाता है। ऐसे ही गणित की संख्या का खंड खंड करना ही गुणनखंड कहलाता है। इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। तो हम एक संख्या कोई सी भी ले लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर 24 ले लें, 50 ले लें और हम यहाँ पर 116। 3 संख्या लेकर के आसानी से समझेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसके पहले हमें गुणनखंड करने से पहले कौन कौन सी संख्याओं का उपयोग करना है? सारी अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करना है। तो वो अभाज्य संख्या भी हमने पढ़ा, क्या क्या था? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ऐसे ही अभी जो हमने पढ़ा पूरी संख्याएं वही हैं। तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं के सहारे से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। अगर 2 से नहीं करता है तो फिर 3 से, उसके बाद 5 से, बीच में 4 का नहीं करना है। फिर ना तो 6 का करना है, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इसी से हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले 24 का गुणनखंड करने के लिए कैसे करते हैं? तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। अब ये देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। इसके लिए हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है कि अंतिम संख्या जहाँ 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटने के लिए पहले 2 एक कम 2, 2 दूनो 4। क्यों कटा? क्योंकि अंतिम में 4 था। इस बात को समझते रहिए, विभाज्यता का नियम इसमें लागू होगा, इसलिए मैंने पहले विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया। फिर अब क्या है? 12 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम में 2 है, इसलिए 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा क्योंकि अंतिम में 6 है। फिर 2 तिहाई 6, फिर लास्ट में 3 से कटेगा। अब इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 24 का, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। देखिए गुणा करने के बाद फिर से 24 आ गया कि नहीं? यही इसका गुणनखंड हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम 50 का कर लेते हैं। तो 50 लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब आ गया 25। 25 2 से कटेगा? आप लोग बताइए कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। हमने क्या कहा था? अंतिम डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर 5 है, इसलिए नहीं कटेगा। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से। तो 5 और 2 7। 3 का नियम क्या कहता है? संख्याओं के अंकों को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, 7 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम 5 से ट्राई करेंगे। 5 का नियम क्या था? कि अंतिम संख्या 5 है, तो ये कट जाएगा 5 से। 5 25 और ये फिर से 5 से कट जाएगा। तो यहाँ इसका गुणनखंड क्या आ गया? 50 का 2 गुणे 5 गुणे 5। 2 पंचे 10, 10 पचे 50। आप देख पा रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से इसको
हमें काटते जाना है। लेकिन इसके पहले विभाज्यता का नियम आपको अच्छे से याद होगा, समझ में आया होगा, तभी ये गुणनखंड आसान बनेगा। नहीं तो हम फिर एक बार 2 से काटेंगे, फिर 3 से, काटते काटते गलत हो जाएगा, फिर पूरा क्रॉस करेंगे। अब जब हमें विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो एक भी गलती कहीं होने की संभावना नहीं है। अब इसको करते हैं, इस संख्या को सबसे पहले 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 पंचे 10 और 2 8 16, फिर 2 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 दूना 4, 2 9 18। अब देखिए, अब आ गया 29, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, 2 से कटने के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब इसके बाद 3 से चेक करेंगे, 3 से कटने के लिए दोनों संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे, तो 9 2 11, 11 क्या है 3 से कटता है, 3 चौके 12 नहीं कटता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। अब 5 की बारी आ गई, तो लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5, इसलिए 5 से नहीं कटेगा। अब 7 का मैंने कहा पहाड़ा पढ़ लेना, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है। अब 11 से चेक करेंगे, 11 का विभाजक नियम दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, सम स्थानों में विषम, तो 9 में से 2 गया 7, नहीं कट रहा है। फिर 13 का मैंने अंतिम अंक, अभी वो बड़ी संख्याओं के लिए करेंगे, छोटा है तो 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। अब ये 29 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है और या तो 1 से कटती है, तो यहाँ 29 से करना 29, तो इसका क्या आ गया 116 का 2 गुणे 29, 2 दूना 4 और 29 चौका 116 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। विभाज्यता का गुणनखंड, 3 संख्याओं का गुणनखंड हमने लिया, हमें बस इतना ध्यान देना है कि अभाज्य संख्याओं से ही ट्राई करना है, इसके अलावा किसी भी संख्या से गुणनखंड करते समय ट्राई नहीं करना, नहीं तो गलत होने की संभावना हो जाएगी। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। अब इसके बाद कल हम विस्तारित रूप से गुणनखंड करेंगे, इसकी अगली क्लास कल होगी, तो आप इसे अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं कल उसको पूरी तरह से फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।